नमस्कार, न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें प्रमुखता से बात होगी जनादेश की। जी हां, महाराष्ट्र और झारखंड के दूसरे चरण का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार को और धार देती हुई नजर आ रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो महाराष्ट्र का चुनावी समर को संभालेंगे, वहीं झारखंड में गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रण को और धार देते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा खबरें होंगी दिल्ली में बढ़ते AQI को लेकर। जी हाँ, दिल्ली लगातार घूटू हो गई है और सांस लेने का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा अगर अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो आज श्रीलंका में संसदीय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से हो रहे हैं मतदान। बताएंगे आपको यहाँ के राजनीतिक समीकरण के बारे में भी खबरें, खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत की भी होंगी। शुरुआत करते हैं न्यूज़ 10 की अहम सुर्खियों के साथ। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी आज संभाजी नगर, पनवेल और मुंबई में करेंगे चुनावी रैली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी करेंगे प्रचार। महाराष्ट्र में आज अमित शाह और योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी नेताओं का धुआंधार प्रचार। JMM समेत गठबंधन के बाकी दलों का भी दिखेगा दम। आज से शुरू हो रहा है 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे उद्घाटन। इस वर्ष ट्रेड फेयर की थीम विकसित भारत एट 2047। गंभीर श्रेणी में दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर, कई हिस्सों में छाई धुंध की मोटी परत। केंद्रीय प्रदूषण निगरानी संस्था का फैसला, फिलहाल लागू नहीं होगा ग्रैप 3। और श्रीलंका में संसदीय चुनाव आज 225 प्रतिनिधियों के चयन के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी, शाम 4 बजे तक होगा मतदान। शुरुआत महाराष्ट्र के चुनावी महामुकाबले के साथ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में चुनावी हुंकार भरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के छत्रपति संभाजी नगर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। छत्रपति संभाजी नगर जिले में 9 और जालना में 5 सहित कुल 14 महायुति उम्मीदवारों के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस मंच से प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री की दूसरी रैली रायगढ़ जिले के पनवेल में खारघर इलाके में होगी। यहाँ भाजपा से प्रशांत ठाकुर उम्मीदवार हैं। भाजपा शिवसेना गठबंधन रायगढ़ जिले के 7 निर्वाचन क्षेत्रों श्रीवर्धन, उरण, पनवेल, पेन, अलीबाग, करजत और महाड़ के साथ साथ नवी मुंबई के बेलापुर और एरोली समेत कुल 9 प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री की इस रैली को यहां से खड़े उम्मीदवारों के समर्थन में एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन के रूप में देखा जा रहा है। आखिर में प्रधानमंत्री मुंबई के शिवाजी पार्क में मेगा चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। मुंबई में विधानसभा की 36 सीटें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई की इन सीटों के लिए महायुति के उम्मीदवारों के लिए जोर शोर से प्रचार करेंगे। साथ साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 20 नवंबर को मतदान किया जाएगा और 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। और आइए अब बात कर लेते हैं कि दूसरी राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से चुनावी समर में जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता आज महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे इगतपुरी और वनवाड़ी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और पार्टी प्रत्याशी को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील करेंगे। वहीं राहुल गांधी का भी नंदुरबार और नांदेड़ में 2 रैलियों करने का कार्यक्रम है।
तो महाराष्ट्र के इस महासंग्राम में सभी राजनीतिक पार्टियां जी तोड़ कोशिश कर रही हैं और जनता को लुभाने के लिए, वोटरों को लुभाने के लिए लामबंद हो रही हैं अपने वायदों के साथ, अपनी गारंटियों के साथ। और कैसा माहौल है अभी इस समय महाराष्ट्र में, आइए सीधा लिए चलते हैं आपको नागपुर, जहां ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता निशांत राय मौजूद हैं। निशांत, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 बड़ी रैलियां, कितनी विधानसभाओं को साधने की कोशिश की जाएगी इनके जरिए? और अब जब 1 हफ्ते से कम का समय बचा है मतदान में, 288 सीटों पर होना है मतदान, ऐसे में कौन से बड़े फैक्टर जो हैं जनता को लुभाने के लिए काम कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री की रैलियों की बात कर ली जाए। आज प्रधानमंत्री 3 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और पिछले 6 दिनों में उनकी आज ये 3 रैलियां मिलाकर पूरी 12 रैलियां हो जाती हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मराठवाड़ा से लेकर विदर्भ तक हर एक हिस्से को महाराष्ट्र के छुआ है इन रैलियों के दौरान। और सबसे पहले विदर्भ की अगर बात करें तो 62 सीटें विदर्भ में आती हैं, जिसमें बीजेपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2014 में 44 था। इस बार बीजेपी और महायुति की कोशिश है कि ये प्रदर्शन और बेहतर किया जा सके। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संभाजी नगर में भी रैली को संबोधित करेंगे। मराठवाड़े का ये क्षेत्र है, लगभग 46 सीटें यहाँ पर आती हैं, विधानसभा सीटें आती हैं और बीजेपी यहाँ 16 के आसपास महायुति रहती है। इस बार टारगेट है कि इसको बढ़ाया जाए। इससे पहले हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी महाराष्ट्र यानी कि पुणे, सोलापुर में भी रैलियों को संबोधित किया है, जहाँ 72 सीटें आती हैं। वो कांग्रेस और एनसीपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी को वहां से काफी बड़ी उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई क्षेत्र में भी 2 रैलियां कर रहे हैं, एक मुंबई में, एक नवी मुंबई में। 36 के आसपास वहां पर विधानसभाएं आती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फायदा बीजेपी को वहां भी मिलने की संभावना है। यानी कि महाराष्ट्र में हम देख सकते हैं किस तरीके से पिछले 6 दिनों में 12 रैलियों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बीजेपी ने हर एक हिस्से को छुआ है। और जो तमाम बातें हैं, चाहे बीजेपी के संकल्प पत्र की कही जाए या फिर महाविकास आघाड़ी की नाकामियों की कही जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अगर मास अपील की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फिलहाल बड़ा कोई स्टार प्रचारक बीजेपी के पास नहीं है और देश में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसका इतनी बड़े लेवल पर मास अपील असर करती हो। निशांत, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं महाराष्ट्र का चुनावी महासंग्राम भी रोचक होता जा रहा है। शब्द युद्ध भी जो हो रहे हैं वो भी प्रचंड हो गए हैं। आरोप प्रत्यारोप का लगातार सिलसिला जारी है। और अगर आज संभाजी नगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और इससे पहले देवेंद्र फडणवीस भी वहां गए थे, और जिस तरीके से शब्दों का वार चला है, उस तरीके से महाराष्ट्र का ये जो महासंग्राम है और दिलचस्प होता जा रहा है। देखिए, बिल्कुल संभाजी नगर वो जगह है जहां लेकर महाराष्ट्र में सियासत नई नहीं है। वहां पर नाम बदलने की जो सियासत हुई है उसके बाद से हमने देखा है कि एक तरफ महायुति, एक महाविकास आघाड़ी और इस खेल में AIMIM भी नज़र आने लगी है। और कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में उन तमाम मुद्दों को लेकर घेराव नज़र आ रहा है, जो कि नाम बदलने की सियासत तो हिंदुत्व का मुद्दा हो, ये तमाम चीज़ें भाषणों में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नज़र आ रही है। लेकिन कुछ जगह अकोला में, जैसे अब से 3 दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयानबाजी की थी उसको लेकर भी कई सारे सवाल उठे थे, खासकर स्तरहीन बयानबाजी को लेकर। हालांकि उन्होंने इस बात पर सफाई भी दी। कुछ जगहों से ऐसी भी खबरें निकल कर आई, ओवैसी तक को महाराष्ट्र पुलिस ने नोटिस दिया कि आप भड़काऊ भाषण से बचे। तो कहा जा सकता है कि एक तरफ लगातार एक दूसरे को घेरने का प्रयास तो चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सीमाओं को भी लांघा जा रहा है, जिस पर चुनाव आयोग से लेकर महाराष्ट्र पुलिस जो है नजर बनाए हुए रखी है। जी निशांत, इसके साथ साथ निशांत बात करें अगर गारंटियों की, तो महायुति वर्सेस महाअघाड़ी में गारंटी वर्सेस गारंटी की भी लड़ाई देखने को मिल रही है और दोनों एक दूसरे पर अपनी गारंटियों के जरिए लोगों को लुभाने, जनता को लुभाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अगर दोनों गुटों की बात करें तो दोनों ने ही किसान, युवाओं और महिलाओं पर फोकस किया इस बार निशांत।
देखिए बिल्कुल दोनों तरफ से गारंटियां ज़रूर दी गई हैं, लेकिन उन गारंटियों को हकीकत में किस तरीके से बदला जाए इसके लिए सफाई भी दी जा रही है। जिसका एक उदाहरण है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू महाराष्ट्र में आते हैं और कहते हैं कि जो हमने गारंटी दी थी वो हिमाचल में पूरा की। कल विदर्भ में नागपुर की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष आते हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस ने जो हिमाचल प्रदेश में गारंटियां दी थी उनमें से उन्होंने कोई भी गारंटी पूरी नहीं की। इसी तरीके से बीजेपी के तेलंगाना के नेता, बीजेपी के अगर बात की जाए कर्नाटक के नेता यहां पर नजर आते हैं और कांग्रेस की उन गारंटियों को लेकर महाराष्ट्र में सवाल पूछा जाता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वो तमाम नेता, चाहे कर्नाटक के हों चाहे तेलंगाना के हों, वो महाराष्ट्र में आकर चुनाव प्रचार करते हैं और अपनी गारंटियों के बारे में बताते हैं जिनको उन्होंने लागू किया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गारंटी देना और गारंटी को जमीन पर उतारने की ये सियासत हो रही है। दोनों तरफ से दोनों राजनीतिक दलों का घेराव जो है वो नजर आ रहा है, लेकिन जनता समझदार है और जनता पूरी तरीके से तोल मोल रही है कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। जी निशांत, अगर इसके साथ साथ बात करें, अगर जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है, चुनावी तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे नारों की सियासत भी लगातार गर्म होती जा रही है। ऐसे में दोनों गुट की तरफ से जिस तरीके से सियासत गर्म हो रही है नारों को लेकर, ऐसे में जनता क्या उम्मीद कर रही है? देखिए बिल्कुल अगर बात की जाए तो बीजेपी या महायुति की तरफ से एक नारा लगातार दिया जा रहा है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। दूसरी तरफ ना बांटने की बात कही जा रही है महाविकास आघाड़ी की तरफ से। कुल मिलाकर जनता के बीच संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि दोनों ही राजनीतिक दल, अगर बात करें दोनों ही गठबंधन, ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स के पास वो पहुँचे इन नारों के माध्यम से। देखने वाली बात ये होगी कि वोटर्स इन नारों को कैसे लेते हैं, क्योंकि चुनाव में कई बार कई नारे बहुत हिट कर जाते हैं, कई बार कई नारे उल्टे पड़ जाते हैं। ये तो वक्त बताएगा कि कौन से महायुति का नारा हिट होता है या महाविकास आघाड़ी का होता है। लेकिन एक बात तय है कि जनता जो है हर एक चीज़ को बारीकी से देख रही है और महाराष्ट्र की जनता हमेशा से अगर कहें तो राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व नजर आई है और आने वाला समय बताएगा कि महाराष्ट्र की जनता इन नारों को कैसे देखती है, जब 23 तारीख को नतीजे हम सबके सामने आएंगे। जी, बहुत संक्षेप में आपसे निशांत ये भी पूछना चाहूंगी कि महाविकास आघाड़ी से कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पर भी लग रहा है कि धीरे धीरे पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। देखिए महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री पद को लेकर आपसी खींचतान ज़्यादा नज़र आ रही है। उद्धव ठाकरे की तरफ से जब एक अखबार में विज्ञापन दिया जाता है जिसमें वो कहते हैं कि मसाल आ रही है और परिवार का प्रमुख आ रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे हैं कि जब महाविकास आघाड़ी की तरफ से अभी तक कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया है, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे इस तरीके के विज्ञापन कैसे दे सकते हैं। अंदर खाने खींचतान बहुत नजर आ रही है। देखने वाली बात यह होगी कि जब सीट्स शेयरिंग जीतने के बाद किसके पास कांग्रेस, एनसीपी या उद्धव ठाकरे शिवसेना किसके पास ज्यादा सीटें होती हैं, उस आधार पर फैसला होगा। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि मुख्यमंत्री महाविकास आघाड़ी में कौन होगा। जी निशांत, चलिए तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र के साथ साथ आइए अब बात कर लेते हैं झारखंड के चुनावी रण की भी, जहां हेमंत सोरेन की सरकार को हराने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज सबसे पहले गिरिडीह जिले की सदर और गांडेय विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे और मोर्चा संभालेंगे। इसके बाद अमित शाह बोकारो की डुमरी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली करेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धनबाद और बोकारो में ओबेरमो जिले में भी जनसभा करेंगे। झारखंड में आपको बता दें, दूसरे चरण के तहत 20 नवंबर को 38 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। झारखंड में सत्ताधारी दल भी पीछे नहीं है। जेएमएम की चुनावी रणनीति से लेकर प्रचार अभियान तक सब कुछ पार्टी के स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। चुनाव के दूसरे चरण के लिए हेमंत सोरेन आज भी ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। इसके साथ ही उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी चुनाव प्रचार में खासी एक्टिव नजर आ रही हैं। कल्पना सोरेन जमकर प्रचार कर रही हैं। कल्पना आज इंडी अलायंस के प्रत्याशी योगेंद्र प्रसाद के समर्थन में गोमिया विधानसभा क्षेत्र के तहत कासमार में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके अलावा कांग्रेस के भी कई स्टार प्रचारक आज झारखंड में चुनाव प्रचार और रैलियां करने वाले हैं।
तो जो झारखंड के चुनावी रण में जहां दूसरे चरण का चुनाव अब होना है, ये सेकेंड लेग कहा जा रहा है और 20 नवंबर को 38 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे, जिसकी मतगणना 23 नवंबर को की जाएगी। आइए झारखंड से ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे ताज़ा जानकारी ले लेते हैं। अजीत, अब बारी आ चुकी है दूसरे चरण की, यानी कि 43 विधानसभा सीटों का पहले चरण का चुनाव कल संपन्न हुआ सफलतापूर्वक और हमने देखा कि मतदान में वोटिंग भी अच्छी खासी रिकॉर्ड प्रतिशत रही है। ऐसे में अब दूसरे चरण के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। चुनाव प्रचार धार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही तरफ से चुनाव प्रचार में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। सभी अपनी गारंटियों के जरिए, अपने वादों के जरिए जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में गृह मंत्री आज मोर्चा संभाल रहे हैं झारखंड का। उधर हम देखें तो हेमंत सोरेन ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बिल्कुल भावना, देखिए पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है झारखंड में और दूसरे चरण के मतदान के लिए यानी कि 20 नवंबर के लिए अब बहुत ही कम समय बचा है दोनों ही अलायंस के पास में, दोनों ही राजनीतिक दलों के पास में। अगर हम चुनाव प्रचार की बात करें तो झारखंड में अभी तक जो हम चुनाव प्रचार हमने देखा है, मोटा मोटी यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर बहुत ही तेज तर्रार धुआंधार तरीके से प्रचार कर रही है, जबकि जो एनडीए अलायंस में जो लोग हैं वो उनके नेता लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन जो इंडिया अलायंस है उसमें पूरा दामोदार जो है, पूरा जो उसमें जो भार है वो जेएमएम के ऊपर ही है और हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी जो है कल्पना सोरेन, वही लोग ज़्यादातर प्रचार कर पा रहे हैं। बाकी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो उन्होंने कुछ रैलियां की है, इसके अलावा राहुल गांधी की कुछ रैली हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंडिया अलायंस के गठबंधन के जो लीडर हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन पूरा दारोमदार जो है वो हेमंत सोरेन और उनके परिवार के ऊपर ही है। लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार स्टार प्रचारक जो है बीजेपी के लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियाँ, ताबड़तोड़ रैलियाँ हुई, कल भी 2 रैलियाँ उनकी हुई। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार दौरे कर रहे हैं, यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनकी रैलियाँ यहाँ पर लगातार हुई हैं। साथ ही हम बात करें अगर दूसरा जो फेज है यानी कि 20 तारीख को जहाँ मतदान होना है 38 सीटों पर, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पर इस समय यही है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनसे वो क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित है, जो कि संथाल परगना में ये क्षेत्र आता है। तमाम सीटें जो हैं संथाल परगना में आती हैं और वो जो एरिया है वो सीमावर्ती एरिया है और उस एरिया में बहुत ज़्यादा ये समस्या जिसको बीजेपी बड़ा मुद्दा बना के पूरे चुनाव में रखी हुई है और इसीलिए कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ प्रचार वहाँ पर किया जा रहा है और इस मुद्दे को लेकर ही बीजेपी ने पूरा चुनाव जो है वो लड़ा है, रोटी बेटी और माटी के नाम पे। हालांकि आदिवासी अस्मिता को लेकर जो हेमंत सोरेन है, उनकी जो पार्टी है जेएमएम है या जो इंडिया अलायंस है, उसने भी आदिवासी अस्मिता और जो उन्होंने यहाँ योजनाएं चलाई है उसको लेकर पूरा कैंपेन चलाया है। लेकिन आदिवासी अस्मिता के साथ साथ बीजेपी ने जिस तरीके से यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज का जो मुद्दा यहाँ पर उठाया है, उसको बनाया है, वो एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो कि हम जब लोगों से बात करते हैं, कल हम जमशेदपुर में थे, हमने पूरा इलेक्शन कवर किया, पूरी वोटिंग कवर की सुबह से लेकर शाम तक, तो वहाँ पर कुछ लोग कहीं ना कहीं इसी को स्वीकार करते हैं कि ऐसी समस्या यहाँ पर है और ये समस्या जो है संथाल परगना के इलाके में बहुत ज़्यादा है। और जब 20 तारीख को मतदान होगा तो बीजेपी कोशिश करेगी कि इस मुद्दे को वहाँ पर और अच्छे से इस्टेब्लिश की जाए। इसकी जो समस्याएं इससे वहाँ पर उत्पन्न हुई है, चाहे जो जनजातीय समाज है उनका जो संसाधनों में जिस तरीके से वहाँ पर कब्जा किया जा रहा है, जिस तरीके से उनकी जो पूरी डेमोग्राफी जो है वहाँ चेंज की जा रही है, उस पर फोकस ज़्यादा होगा। तो लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है, लगातार दोनों ही जो दल हैं, दोनों ही जो अलायंस हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासी अस्मिता का मुद्दा जो है उसको प्रमुख बनाया जाए और उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए। देखिए अगर हम बात करें कल जिस तरीके से मतदान हुआ है तो उसमें वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से बढ़ा है। अब ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ना बीजेपी अपने फेवर में बता रही है कि ये कहीं ना कहीं बदलाव के लिए ये लोगों ने वोट दिया है। वहीं जो गठबंधन है यहाँ पर जो इंडिया अलायंस है, जो एमएम है, वो कह रहे हैं कि यही स्थिर सरकार रखने के लिए ये यहाँ पर इस तरह वोट हुआ है। लेकिन बीजेपी इससे उत्सुक है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर वोटिंग का ट्रेंड रहा है, पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो परिवर्तन की लहर जो है वो चलती है, ऐसा यहाँ लोगों का कहना है। तो अजीत, यहाँ मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी। अजीत, क्या ये लग रहा है कि 38 सीटों पर ये जो चुनाव है विधानसभा का, वो मुख्य मुकाबला एनडीए वर्सेस इंडी में भी है या फिर छोटे दल भी बिगाड़ सकते हैं खेल इस दूसरे चरण में? बिल्कुल, देखिए दूसरे चरण में छोटे दल जो हैं उनका भी एक प्रभाव है, क्योंकि जो
संथाल का जो इलाका है वहाँ पर छोटे दल भी है वहाँ पर, लेकिन अधिकांश दलों का गठबंधन जो है वो दोनों ही जो गठबंधन है बड़े गठबंधन है, जिसको कि कांग्रेस एक को लीड करती है और एक को बीजेपी लीड करती है, इंडिया अलायंस की बात करें या हम एनडीए की बात करें तो। लेकिन छोटे दल जो है वो उसमें कुछ दल जो है जो कि फ्री होके चुनाव लड़ रहे हैं जिसमें, लेकिन अधिकांश दलों ने गठबंधन कर लिया है। कुछ निर्दलीय प्रत्याशी जरूर जो है खेल बिगाड़ सकते हैं और दोनों ही गठबंधन से बागी होकर या दोनों ही जो प्रमुख दल यहाँ पर है बीजेपी और जेएमएम, उनसे बागी होकर कुछ बागियों ने जिस तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, क्षेत्र में मजबूती दिखाई है चुनाव प्रचार के दौरान भी, और अब जब वो मुखर होकर सामने आए हैं तो अगर कुछ सीटें जो है इनके पास जाती है तो कहीं ना कहीं दोनों ही जो अलायंस है उनको समस्या हो सकती है, क्योंकि इतिहास रहा है झारखंड में कि एक निर्दलीय विधायक भी यहाँ पर मुख्यमंत्री बना है। ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी है झारखंड में, और चूंकि 81 सीटें हैं, बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हैं, और जब चुनाव जब बहुत जैसा बताया जा रहा है कांटे की टक्कर है दोनों ही दलों में, दोनों ही अलायंस में, तो कुछ सीटें अगर निर्दलीय के पास जाती है, छोटे दलों के पास जाती है तो वो किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं, और ऐसा झारखंड में पहले भी होता आया है और ये हमने ट्रेंड यहाँ पर देखा है। लेकिन अगर कांटे की टक्कर नहीं होती है और अगर जो वोटर है वो एक तरफा वोट करता है तमाम मुद्दों को, चाहे वो बीजेपी की तरफ से पेश किए जा रहे हैं चाहे जेएमएम की तरफ से पेश किए जा रहे हैं, तो फिर तस्वीर कुछ अलग दिखाई देगी। लेकिन निर्दलीय और छोटे दल जो है यहाँ पर निर्णायक भूमिका में हो सकते हैं। 81 विधानसभा सीटों में ये 38 विधानसभा सीटें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं अजीत। ऐसे में अगर झारखंड के हॉट सीट के बारे में बात की जाए तो कौन से ऐसे प्रमुख हॉट सीट है? हालांकि बरहेट हम देख रहे हैं, जामताड़ा हम देख रहे हैं, इसके अलावा और कौन सी हॉट सीट है और कौन से प्रमुख उम्मीदवार इस समय हैं जिनकी किस्मत 20 नवंबर को ईवीएम में कैद हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए बोकारो है एक हॉट सीट हम कह सकते हैं, वहाँ पर अब हम कह सकते हैं गोड्डा हॉट सीट है यहाँ पर, और देवघर जो है वो हॉट सीट है क्योंकि बड़े नेता वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर हम बात करें संथाल परगना का जो इलाका है वहाँ पर हालांकि प्रभाव जो है ज़्यादातर क्षेत्रीय दलों का ज़्यादा रहा है, क्योंकि जेएमएम का ज़्यादा प्रभाव रहा है वहाँ पर, जो अन्य आजसू जो है उसका प्रभाव रहा है। हालांकि बीजेपी के बड़े लीडर भी वहाँ से हैं, लेकिन तस्वीर जो है वो उतनी साफ दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी पूरा फोकस जो था दोनों ही अलायंस का, दोनों ही पार्टियों का, वो जो था वो हम कह सकते हैं कि कोल्हान की तरफ था। लेकिन अब जब पूरा फोकस जो है अब संथाल परगना की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और इस क्षेत्र में जो है कई हॉट सीटें हैं, देवघर है, गोड्डा है, कोडरमा है, आपकी बोकारो है, बोकारो एक बड़ी सीट है वहाँ पर, और तो ये सीटें जो है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके से फाइट है वो एक बड़ी लड़ाई वहाँ पर होगी, और दोनों ही गठबंधन या दल हम कह सकते हैं कि कोशिश करेंगे कि इस सीट पर ज़्यादा फोकस किया जाए। लेकिन देखिए जो सबसे ज़्यादा हॉट सीट का जो चरण था वो पहला चरण था। पहले चरण में 6 मंत्री, सिटिंग मंत्री जो हैं सरकार के, वो उसमें उनकी साख दांव पे लगी हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री और चंपई सोरेन जो कि 40 साल बाद जिन्होंने कि जेएमएम से अलग होकर बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा, उनकी साख दांव पे लगी हुई थी। यहाँ पर रघुवर दास की बहू जो है पूर्णिमा साहू दास जो है वो उन्होंने चुनाव यहाँ पे लड़ा। तो पहले चरण में ज़्यादा बड़े नाम थे, हालांकि इसके बनस्पत दूसरे चरण में उतने बड़े नाम नहीं हैं, लेकिन फिर भी फोकस रहेगा कि जो इन सीटों पर कहीं ना कहीं हर एक सीट महत्वपूर्ण है और हर एक वोट की अहमियत है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जी तोड़ कोशिश करती हुई अपनी घोषणाओं, अपने वादों के जरिए जनता को लुभाने के लिए। अजीत, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 10 में वक्त छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी व्यापार मेले से जुड़ी हुई। जी हां, आज से शुरू हो रहा है ट्रेड फेयर। कितने दिन चलेगा, कहां मिल सकती है टिकट, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,
फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 और आइए आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम परिसर में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इस इंटरनेशनल फेयर का उद्घाटन करेंगे। इस बार ट्रेड फेयर की थीम विकसित भारत 2047 रखी गई है। इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में विभिन्न मंत्रालयों के पवेलियन तैयार किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी आज खान मंत्रालय के पवेलियन की शुरुआत करेंगे। आज से 18 नवंबर तक ये व्यापारियों के लिए है। वहीं 19 से 27 तक आम लोग इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जा सकते हैं। इस बार ट्रेड फेयर में बिहार और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य के रूप में भाग ले रहे हैं, जबकि झारखंड फोकस स्टेट के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। इसके अलावा 33 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और 49 केंद्रीय मंत्रालय, सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपनी उपलब्धियां प्रदर्शित करेंगे। और भारत मंडपम से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना। आइए उनसे जान लेते हैं कैसी विशेषता रहने वाली है गिरीश इस समय ट्रेड फेयर की, क्योंकि हर साल इंतजार रहता है व्यापार मेले का और बहुत ही बड़ा व्यापार मेला है। ऐसे में टिकट, टाइमिंग, ट्रैफिक के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है, साथ ही साथ दिल्ली मेट्रो ने भी कई अहम पहल इस बार की है, तो बताएं इससे जुड़ी तमाम जानकारी। भावना, मैं आपको बताना चाहूंगा, अब से कुछ देर बाद भारत मंडपम के अंदर 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का औपचारिक उद्घाटन होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस मेले का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे और उसके बाद ये मेला आरंभ हो जाएगा। इस मेले की खास बात यह है कि पहले जो 5 दिन हैं वो व्यापारी वर्ग के दर्शकों के लिए रखे गए हैं और उसके बाद से आम जनता 19 नवंबर से इस मेले का दीदार कर सकेगी। आज केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी खान मंत्रालय के पंडाल का उद्घाटन करेंगे। क्या खासियत है खान मंत्रालय के पंडाल के, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खान मंत्रालय की संयुक्त सचिव फरीदा मैम। मैम, किस तरह की खासियत रहने वाली है खान मंत्रालय? इस बार हमने थीम रखा है मिनरल्स टू माइलस्टोन। हम ये बताना चाहते हैं कि मिनरल्स किस तरीके से कंट्री के डेवलपमेंट में हाथ बटाते हैं और कितना बड़ा हिस्सा मिनरल्स का है। आप एरोप्लेन से लेके, ब्रिजेस से लेके, डेली यूटेंसिल्स जो आप इस्तेमाल करते हैं, सुबह उठने के बाद से रात में सोने तक, हर आपके काम में मिनरल्स एंड मेटल्स का हिस्सा होता है। इस बार क्योंकि IITF की थीम विकसित भारत है, हमने विकसित भारत का भी एक कॉर्नर बनाया है जिसमें हम वो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को बता रहे हैं जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स डेवलप कर रहे हैं आगे के लिए, जो अभी से 2047 तक जो हमारा विजन है उसमें वो कार्यकर्ता वो शामिल होंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमारे सारे माइंस से रिलेटेड कंपनीज हैं। इसमें हिंडाल्को है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, नाल्को, HCL, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इसमें जो वो काम कर रही हैं वो दर्शा रही हैं। तो अगर विजिटर्स आते हैं और इन स्टॉल्स पे जाते हैं तो उन्हें इस बात का अंदाजा होगा कि इट्स नॉट ओनली जो माइनिंग का कॉन्सेप्ट है कि वो सिर्फ जुड़ा हुआ है अंडरग्राउंड माइनिंग से, कालिक है, कोयला है, ये उससे बढ़कर ये हमारा एक अटेम्प्ट है ये दिखाने का कि माइनिंग का क्या मतलब है, वो उसको जो माइंडसेट है उसको तोड़ने का। जी, दर्शक आएंगे मैम, उनका सबसे ज्यादा अट्रैक्शन पॉइंट क्या रहेगा यहाँ पर? देखिए, हमने कोशिश की है कि एक VR जोन बनाया है जिसमें अंडरग्राउंड माइनिंग का वो लगा के वो फील कर सकते हैं कि अंडरग्राउंड माइन में है तो वो कैसा फील होता है। गिरीश, तो वो है। दूसरा, इसके साथ साथ गिरीश हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि माइन से तो उनके लिए हमने क्विजेज रखे हैं मिनरल से रिलेटेड, बाकी एक्टिविटीज है। सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये लास्ट ईयर हमने देखा कि ये मिनरल्स का होता है जो हम डिस्प्ले करते हैं। ये वो चीजें हैं जो आम आदमी को देखने के लिए नहीं मिलती है। पिछले साल भी इसने काफी अट्रैक्ट किया था लोगों को, तो इस बार भी हमने वो यहाँ पे रखा है।
जी भावना। जी गिरीश, पहले के मुकाबले इस बार व्यापार मेले में क्या अलग दिखने वाला है, और अगर आप पीछे अपने कैमरामैन को बोलें कि अनुरोध करें कि पीछे किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और कितने स्टॉल्स इस बार लगाए जा रहे हैं, कितने प्रदर्शक इस समय हिस्सा ले रहे हैं, कितने देश इस समय हिस्सा ले रहे हैं, ये भी आप साथ साथ बताएं। देखिए भावना, मैं अपने कैमरा सहयोगी आनंद कुमार से कहूंगा कि वे दृश्य दिखाएं जहां देख सकते हैं किस तरह की तैयारियां कर ली गई हैं भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की। भारत मंडपम के अंदर या अलग अलग हॉल हैं, उसके अंदर इनको स्टॉलों को लगाया गया है। तमाम राज्यों के पंडाल यहां देखे जा सकते हैं, तमाम संघ शासित प्रदेशों के पंडाल यहां देखे जा सकते हैं, तमाम मंत्रालयों विभागों के स्टॉल यहां पर देखे जा सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि देश दुनिया के करीब 3,500 से ज्यादा प्रदर्शक जो हैं वो अपने उत्पादों को यहां प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अपने आप में एक बड़ी बात है। हॉल नंबर 1 से लेकर 5 तक लगातार देखेंगे तो कहीं न कहीं मंत्रालय और विभागों की झलक देखने को मिलेगी, राज्यों की झलक संस्कृति देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात की जाए हॉल नंबर 6 की, तो वहां अंतर्राष्ट्रीय पंडालों को सजाया गया है। तमाम जो देश हैं, करीब 30 से ज्यादा देश हैं, उनकी झलक यहां देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हॉल नंबर 8, 9, 10, 11 की अगर बात की जाए भावना, तो वहां पर खास तौर पर सरस मेला आयोजित किया गया है, यानी कि मेले के अंदर मेला, जहां ग्रामीण उत्पादों को देखा जा सकता है। इसी तरह जो मेन भारत मंडपम है, वहां पर कहीं ना कहीं सेमिनार और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो आज करीब अभी 11 बजे के आसपास केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस मेले का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे भावना, क्योंकि जो भी दर्शक हैं वो उनके मन में जिज्ञासा ये होती है कि टिकट कहां से खरीदें। तो उनके लिए हम खास तौर पर साफ कर देना चाहते हैं, पहले 5 दिन व्यापारी वर्ग के दर्शकों के लिए रखे गए हैं, जिनकी टिकट की दर 500 रुपए है। और जब सामान्य रूप से 19 नवंबर से ये टिकट खरीद सकते हैं, वो भी पूरी तरह से ऑनलाइन ज्यादातर रखी गई है। उसके लिए दिल्ली मेट्रो की जो ऐप है, वहां से लोग ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं टिकट की। इसके अलावा ITPO का जो ऐप है, उससे भी ऑनलाइन टिकट की खरीदारी की जा सकती है। और इस बार सबसे खास बात यह है भावना कि इस बार गोल्फ कार्ट की व्यवस्था की गई है, क्योंकि काफी लोग बुजुर्ग भी आते हैं, वो थक जाते हैं, क्योंकि 1 लाख वर्ग स्क्वायर मीटर से ज्यादा में इस बार पहली बार ये मेला आयोजित किया जा रहा है। तो लोग थक ना जाएं, उसको देखते हुए खास तौर पर जो आयोजक हैं ITPO है, उसने व्यवस्था की है गोल्फ कार्ट की। करीब 5,000 रुपए में इस गोल्फ कार्ट को बुक किया जा सकता है। कुछ 4 से 5 घंटे के लिए ये गोल्फ कार्ट आपके साथ रहेगी। जिस हॉल में आप जाना चाहते हैं तो वो ये आपको वहां पर छोड़ेगी। तो एक अच्छी पहल कह सकते हैं, पूरी तरह से ये इको फ्रेंडली है। साथ ही साथ गिरीश, एक इस बार की थीम भी बहुत ही काम करेगा, अनोखी रखी गई है, विकसित भारत एट 2047। तो उत्पाद में भी यही सब दिखेगा कि 2047 तक किस तरीके से भारत को विकसित बनाना है। साथ ही साथ आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि 11 बजे अब से कुछ ही समय बाकी है जब केंद्रीय वाणिज्य मंत्री इसका औपचारिक उद्घाटन करने वाले हैं। तो कई विशेषताओं से सुसज्जित है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और हर साल इसका इंतजार रहता है। गिरीश, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल में लॉटरी घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। ईडी लॉटरी की वित्तीय धोखाधड़ी और कुछ प्रभावशाली लोगों को लॉटरी टिकटों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जांच कर रही है। इस सिलसिले में कोलकाता के साथ ही उपनगरों में भी छापेमारी की गई है। ईडी ने माइकल नगर के हवाई अड्डे के पास स्थित लॉटरी टिकट प्रिंटिंग फैक्ट्री पर भी छापेमारी की है। इसके अलावा दक्षिण कोलकाता के लेक मार्केट के पास एक बहुमंजिला फ्लैट पर भी छापा पड़ा है। और अब खबर एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव से जुड़ी हुई। जी हां, दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आज होगा। निगम मुख्यालय के सिविक सेंटर में दोपहर 2 बजे होने वाली सदन की बैठक में चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जवान भी तैनात किए गए हैं। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के मेयर पद के लिए आज चुनाव होना है। एमसीडी सदन में बार बार व्यवधान और आप और बीजेपी के बीच गतिरोध के कारण 7 महीने की देरी के बाद ये चुनाव दोपहर 2 बजे होगा। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से महापौर पद के लिए देवनगर के पार्षद महेश खिंची उम्मीदवार हैं। भाजपा ने महापौर पद के लिए शकूरपुर से पार्षद किशन लाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। उप महापौर के लिए आम आदमी पार्टी ने अमन विहार से पार्षद रविंदर भरद्वाज को उतारा है, तो भाजपा ने सदातपुर से पार्षद नीता बिष्ट को उम्मीदवार बनाया है।
चुनाव में बीजेपी की पार्षद और पूर्वी दिल्ली की पूर्व महापौर सत्या शर्मा को फिर से पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। सत्या शर्मा ने दिसंबर 2022 में पिछले मेयर चुनाव की भी अध्यक्षता की थी। आंकड़ों की बात करें तो 2022 के नतीजों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद जीते थे, जबकि बीजेपी के 104, कांग्रेस के 9 और निर्दलीय 3 थे। हालांकि बाद में कई पार्षदों ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया, जिसके चलते उनकी संख्या कम हो गई। कई और पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद उसकी संख्या बढ़कर 113 हो गई है। पार्षदों के अलावा महापौर एवं उप महापौर के चुनाव में दिल्ली के 7 लोकसभा एवं 3 राज्यसभा के सांसद भी मतदान में हिस्सा लेंगे। साल 2022 में शैली ओबेरॉय मेयर बनी थी और 2023 में भी वही मेयर बनी। दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अनुसार मेयर के चुनाव हर साल अप्रैल में होने चाहिए, लेकिन हंगामे के चलते ये चुनाव नहीं हो सके, जो अब हो रहे हैं। इस वर्ष महापौर पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। ये चुनाव अगर सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाते हैं तो भी नए महापौर और उप महापौर का कार्यकाल केवल 5 महीने का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एमसीडी का मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आज है। कैसी हैं तैयारियां, ये जानते हैं। सिविक सेंटर नई दिल्ली से मौजूद है हमारे संवाददाता अनुज यादव। अनुज, आपसे ताज़ा अपडेट लेंगे। कितने बजे शुरू होने वाली है वोटिंग? किसका पलड़ा लग रहा है भारी? देखिए भावना, देश की राजधानी दिल्ली के लिए ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ये चुनाव दिलचस्प हो चला है, क्योंकि ये मेयर का चुनाव इस साल की शुरुआत यानी अप्रैल महीने में होना था, लेकिन कुछ कारणों के चलते ये चुनाव नहीं हो पाया। आज ये 14 नवंबर को दिल्ली के सिविक सेंटर में चुनाव होगा। 2 बजे से इसकी शुरुआत होगी। भारतीय जनता पार्टी ने और आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि ये चुनाव अप्रैल में होना था, अप्रैल महीने से ही अपनी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। तीसरी राजनीतिक दल कांग्रेस की बात करें तो क्योंकि उनके पार्षदों की संख्या ना के बराबर है, इसलिए वो चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। ये चुनाव दिलचस्प इसलिए हो जाता है भावना, क्योंकि जिस तरीके से हम जानते हैं कि दिल्ली नगर निगम जो एक्ट है उसके माध्यम से 5 साल के लिए दिल्ली नगर निगम के पार्षदों का चुनाव होता है, लेकिन मेयर का चुनाव हर साल होता है। पहले साल में महिला के लिए रिजर्व सीट है, दूसरे साल में जनरल सीट है, लेकिन तीसरे साल में जो ये चुनाव होने जा रहा है वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। ऐसे में ये चुनाव का समय पर ना होना, इसका जो विपक्षी दल है नगर निगम में, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी, वो आम आदमी पार्टी पर लगातार आरोप लगा रही है कि ये दलित विरोधी, अनुसूचित जाति विरोधी आम आदमी पार्टी है, क्योंकि अगर ये चुनाव समय से होता तो अनुसूचित जाति के मेयर को 1 साल दिल्ली के अंदर काम करने का मौका मिलता। इसलिए काफी रस्साकसी, काफी हंगामेदार ये चुनाव होने की उम्मीद है, क्योंकि हमने 6 महीने पहले देखा है कि दिल्ली के अंदर जो स्थायी समिति चेयरमैन का चुनाव है वो कई बार टालना पड़ा था हंगामे के चलते। इसके साथ साथ अजीत, आपसे पूछना चाहेंगे नंबर गेम के बारे में। इस चुनाव में किसके कितने हैं नंबर, और क्या इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग के कयास भी लगाए जा रहे हैं क्या? देखिए, क्रॉस वोटिंग के कयास दिल्ली नगर निगम के अंदर हमेशा एक बड़ी खबर होते हैं। बड़ी खबर इसलिए होते हैं क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो सत्ता दल है नगर निगम के अंदर, उन्हीं के पार्षद क्रॉस वोटिंग करते हैं। अपनी पार्टी से कई मुद्दों को लेकर नाराजगी रहती है। हमने देखा कि आम आदमी पार्टी 134 पार्षद चुनकर नगर निगम में आई थी, लेकिन उनके कुछ पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था और आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया था। दूसरी बात करें तो इस चुनाव में ये इसलिए महत्वपूर्ण और दिलचस्प चुनाव है क्योंकि इसमें दिल्ली के 7 सांसद जो लोकसभा सदस्य हैं वो भी चुनाव में हिस्सा लेते हैं, दिल्ली के राज्यसभा जो सांसद है वो भी चुनाव में हिस्सा लेते हैं, और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो नामित विधायक हैं, करीब 14 विधायक होते हैं, वो भी इसमें हिस्सा लेते हैं। ऐसे में संख्या बल एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय तो जरूर है। आज के समय की बात करें तो 127 पार्षद जो हैं वो आम आदमी पार्टी के पास हैं, 3 राज्यसभा सांसद हैं, 13 विधायक हैं। ऐसे में संख्या बल के हिसाब से तो आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर आगे है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या क्रॉस वोटिंग होगी, क्या कांग्रेस पार्टी इस चुनाव के अंदर भाग नहीं लेगी, उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा,
और तीसरा सबसे दिलचस्प जो बात है, जो स्वाति मालीवाल राज्यसभा की सांसद है आम आदमी पार्टी की, उनका रुख क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पिछले कई महीनों से मोर्चा खोला हुआ है। आम आदमी पार्टी में जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे थे, उनके पीए ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपिटाई की थी। तब से मामला अदालतों में भी गया था। स्वाति मालीवाल का क्या रुख होगा, कांग्रेस का क्या रुख होगा, क्या क्रॉस वोटिंग आम आदमी पार्टी करेगी, ये इसी वजह से काफी महत्वपूर्ण और दिलचस्प चुनाव हो जाता है। बिल्कुल महत्वपूर्ण और दिलचस्प और रोचक दिल्ली मेयर का चुनाव है। एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव देखना होगा जब 2 बजे वोटिंग होगी तो किस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, क्योंकि पिछले साल जब ये चुनाव कराया गया था उसकी तस्वीरें अभी तक आंख से धूमिल नहीं हुई हैं। अजीत, ऐसे में तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। न्यूज़ 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी दम घोटू दिल्ली की। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्तर में आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह 6 बजे दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI 450 के पार दर्ज किया गया, जिसमें सबसे अधिक AQI आनंद विहार में 473 दर्ज किया गया। वहीं पड़पड़गंज की बात की जाए तो AQI 472, अशोक विहार में 471, विवेक विहार में 470, जहांगीरपुरी में भी 470, वजीरपुर में 467, RK पुरम में 457, पंजाबी बाग में 459, नेहरू नगर में 462 और मुंडका में AQI 461 दर्ज किया गया है। ऐसे में औसतन जो लगाया जाए वो AQI 400 पार दर्ज जा चुका है। आपको बता दें कि AQI स्तर 400 से ऊपर जाने पर सांस संबंधित बीमारियां बढ़ने का खतरा और बढ़ सकता है। और ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं AQI मीटर, जिसमें दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर आज क्या AQI आपको नजर आ रहा है। CPCB के द्वारा ये आंकड़े जारी किए जाते हैं समय समय पर, और आप ये बार देख रहे हैं, ये बार अब गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है, ब्राउन पर जा रहा है ये बार। तो लगभग दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में आज का AQI 400 पार दर्ज किया गया है। नेहरू नगर का आप AQI देख रहे हैं 462, मुंडका 461, सभी गंभीर श्रेणी में इस समय। तो दिल्ली का दम लगातार घुट रहा है, सांसों का संकट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि कब मिलेगी इस AQI जो गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है उससे राहत, क्योंकि आपको बता दें कि 0 से जो 50 की कैटेगरी है वो सामान्य कैटेगरी होती है AQI की, और अभी का जो AQI जा रहा है वो दिल्ली और आसपास के इलाकों का वो 400 पार जा चुका है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अजरबैजान में जारी संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन COP29 के दूसरे दिन भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे द्वारा बुलाई गई बैठक में दुनिया के सबसे ऊंचे क्रोस्फियर जोन को साझा करने वाले 8 में से 6 देशों के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख और मंत्रियों ने शिरकत की है। भारत की ओर से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव नरेश पॉल गंगवार इस बैठक में शामिल हुए। इस दौरान भारत ने सिंधु गंगा मैदानी क्षेत्र की वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले वायु प्रदूषण को इन राष्ट्रों के बीच बड़ी चुनौती बताया। भारत ने प्रदूषण को सीमाओं से परे वाला मुद्दा बताते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से इस पर सक्रिय और संयुक्त रूप से कदम उठाने का आग्रह किया है। तो ये समस्या अब अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो चुकी है। इस पर और ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। दिल्ली से हमारी संवाददाता संध्या शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। संध्या, इस समय आप दिल्ली के किस इलाके में खड़ी हैं? और क्योंकि हमने कल का नज़ारा देखा था, पूरा दिन कोहरे की एक मोटी चादर छाई रही थी दिल्ली और आसपास के इलाकों में। मौसम विभाग ने कहा था कि ये कोहरे की चादर है, स्मॉग की चादर नहीं है। ऐसे में AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी आप कहाँ हैं
और किस तरीके से कौन से जोन जो हैं इस समय रेड जोन कैटेगरी में आ रहे हैं? भावना, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कर्तव्य पथ पर, जो कि इंडिया गेट से पूरा कर्तव्य पथ का ये रास्ता है। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो सूर्य ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन धूप, हल्की धूप है, लेकिन प्रदूषण की जो परत है वो लगातार देखने को मिल रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो एक बार अपने दर्शकों को पहले बताए कि किस तरह का माहौल इस समय में कर्तव्य पथ पर देखने है। धुंध की चादर है और ये धुंध जो है वो कहीं ना कहीं प्रदूषण को दर्शा रहा है। और जिस तरह से अभी आप आंकड़े बता रही थी कि किस तरह से राजधानी का हाल है और आसपास के इलाकों का हाल है, तो ये कर्तव्य पथ का पूरा इलाका जो कि इंडिया गेट से होकर के राष्ट्रपति भवन तक जाता है, जब हम यहाँ खड़े होते हैं तो राष्ट्रपति भवन हमें साफ नजर आता है, लेकिन इस समय हम देख पा रहे हैं कि ये पूरी तरह से वायु प्रदूषण की जो चादर है वो कवर कर चुकी है और दूर दूर तक नजर कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि विजिबिलिटी जो है वो कम हो रही है। मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने इसी को, प्रदूषण को देखते हुए, धुंध को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि चेतावनी दर्शाता है कि आप अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो विजिबिलिटी का, यानी कि वाहन जो है वो आप ध्यान से चलाइए, क्योंकि विजिबिलिटी इसमें कम हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने कल और परसों, यानी कि अगले 2 दिन 15 और 16 तारीख के लिए ये जरूर संभावनाएं व्यक्त की है कि राजधानी में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर हम दक्षिण राज्यों की बात करें तो वहां बारिश हो रही है। तो इसी तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर भारत में भी हमें हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से मौसम में कहीं ना कहीं नमी आएगी, हवा भी चलेगी। हालांकि आज ऑरेंज अलर्ट जारी है, यानी कि आज हवा चलने की संभावना नहीं है जो वायु प्रदूषण को कम कर सके, या जो ये आंकड़े हम बता रहे हैं उसमें कोई कमी आ सके बड़े पैमाने पर। लेकिन कल और परसों की बात करें तो बारिश की वजह से कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट आएगी। जी भावना। संध्या, इसके साथ साथ ये परेशानी, ये चिंता सिर्फ दिल्ली और आसपास के इलाकों की नहीं रह गई। अभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस पर चिंता कर रहा है। अभी हमने एक रिपोर्ट देखी जिसमें अजरबैजान में जारी संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन में COP29 पर इस पर चिंता जाहिर की गई। भारत की ओर से भी प्रतिनिधित्व किया गया। कहा गया कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है उसके लिए दूसरे पड़ोसी जो राष्ट्र है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है और उनको भी कदम उठाने के लिए आग्रह किया गया है। निश्चित तौर पर भावना, ये वो समय है जब COP29 में विभिन्न देश जो हैं वो मिलकर के किस तरह से हम पर्यावरण को प्रदूषण से बचा सकते हैं, जलवायु से देशों को प्रभावित कर रहा है, उस पर चिंतन मनन और मंथन हो रहा है। हम देख रहे हैं कि ये जो प्रदूषण, वायु प्रदूषण दिल्ली की तरफ आ रहा है, वो उसकी वजह कहीं ना कहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश भी है, जहां पर वायु प्रदूषण वहां भी गंभीर श्रेणी में है। और इसकी वजह से भारत ने भी अपील की है कि वायु प्रदूषण को कम से कम, ये जो बाकी देश हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या अन्य देश हो, वो पर्यावरण के ज्यादा जाहिर करने की जरूरत है। और ये जो वायु प्रदूषण का पैमाना लगातार बढ़ता जा रहा है, गंभीर श्रेणी में हम पहुंचते जा रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं एक साझा और समन्वय के साथ में इसको कम करना पड़ेगा, इसके स्तर को, ताकि बाकी देश प्रभावित ना हो। हिमालय क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है, एक्टिव हो चुका है, उसकी वजह से ये वायु प्रदूषण हमें लगातार देखने को मिल रहा है। राजधानी की अगर बात करें तो दिल्ली में पहली बार 400 के पार वायु प्रदूषण का सूचकांक गया है, जो दर्शाता है कि लोगों को किस तरह से स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो रही है, ना केवल देश में बल्कि दुनिया के अगर विभिन्न देशों की बात करें तो वहां पर भी जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या है और उसको लेकर के वायु प्रदूषण की समस्या से हर कोई दो चार हो रहा है। भारत ने इस पर पुरजोर तरीके से बात रखी है और यही कहा है कि एक समन्वय बैठा करके किस तरह से आप अपने देश में इस प्रदूषण को कम कर सकते हैं, इस पर चिंता करना सारे देशों की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल संध्या, तो अगर देखा जाए तो कल का दिन देश के राजधानी दिल्ली के लिए एक बुरा दिन साबित हुआ, क्योंकि कल दिल्ली का AQI देश में सबसे ज़्यादा खराब था। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी सामने आ रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं 11 बजे, जहां ये इस पर चर्चा हो सकती है कि फिलहाल तो ग्रैप 2 लागू है, लेकिन क्योंकि 400 से ज़्यादा जा रहा है AQI, ऐसे में क्या अब वक्त आ गया है ग्रैप 3 को भी लागू करने का? संध्या, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति में उप वर्गीकरण का आदेश जारी कर दिया है।
हरियाणा में सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण का फैसला लागू हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में इस संबंध में घोषणा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर फैसला दिया था। इस फैसले को हरियाणा कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को फैसला दिया था कि अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के आरक्षण में उप वर्गीकरण किया जा सकता है। अदालत का कहना था कि SC और ST एक समान नहीं है और कुछ जातियां बाकी से अधिक पिछड़ी हुई हैं। इस फैसले में कहा गया है कि राज्य सरकारें SC और ST के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण में कोटा तय कर सकती हैं। न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में भारत के राष्ट्रीय रणनीतिक उद्देश्यों को सुरक्षित रखने के मकसद से डिफेंस स्पेस एजेंसी की ओर से दिल्ली में 3 दिवसीय अभ्यास कार्यक्रम अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सेना के अधिकारियों के साथ साथ डिफेंस स्पेस एजेंसी और उससे जुड़ी इकाइयों के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इन विशेषज्ञों ने सैन्य आधारित अंतरिक्ष क्षमताओं और प्रौद्योगिकियों के वर्तमान और साथ ही भविष्य के परिदृश्य पर जानकारी साझा की। इस दौरान रक्षा अंतरिक्ष कार्यक्रमों के समक्ष आने वाली चुनौतियों और अंतरिक्ष सुरक्षा और उससे जुड़े कानूनों की उभरती प्रकृति पर प्रकाश डाला गया। आपको बता दें कि यह अभ्यास युद्ध के दौरान अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों और सेवाओं से जुड़े बढ़ते खतरों से निपटने के लिए किया गया। बढ़ते हम अगली खबर की ओर। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL ने डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी सर्विस की शुरुआत की है। इससे दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्या को दूर किया जा सकेगा। पिछले महीने इंडियन मोबाइल कांग्रेस यानी कि IMC ने इस सर्विस को पेश किया था। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में BSNL की डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी सर्विस की शुरुआत की घोषणा की है। इस सर्विस से स्मार्टफोन को सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें मोबाइल नेटवर्क की जरूरत नहीं होती है। खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एम्बुलेंस चालक और परिचालक की मौत हो गई है। दरअसल गीदम से जगदलपुर की ओर जा रही एम्बुलेंस कोडेनार थाना क्षेत्र में खराब खड़ी ट्रक से जाकर टकरा गई। घना कोहरा होने के कारण ये सड़क हादसा हुआ है, जिसमें मौके पर भी दोनों की मौत हो गई है। वहीं सड़क हादसे में एम्बुलेंस में सवार मरीज और उसके परिजन को भी गंभीर चोटें लगी हैं, जिसके बाद उपचार के लिए इन लोगों को जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु में कार्यक्रम में कहा है कि चाहे टैक्सेशन हो या फिर उद्योगों का विकास हो, हर क्षेत्र में सभी को स्थिरता पसंद है। यह भरोसा भारत की जनता को प्रधानमंत्री मोदी के साथ जोड़ता है और उनके प्रति इसी विश्वास के कारण वह तीसरी बार सत्ता में वापस आए हैं। It is the stability factor with which people have realized you want a government to continue its policy. Whether it is taxation policy, whether it is any other policy towards developing the country, encouraging industries, supporting India's own MSMEs, and making sure our agriculture becomes highly productive. There are continuity of policy which each of these sectors want. Globally, there are more than 50 countries which went into election mode this year. Not in more than a few of them, in fact, hardly a few of them had a government come back for the third term post-COVID. He's a prime minister who shares his vision, takes a lot of input from the people, and also responds actively. मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में मध्यम वर्ग पर कर का बोझ कम हुआ है। 50 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले लोगों के आयकर रिटर्न में 5 गुना बढ़ोतरी दर्ज हुई है। आयकर रिटर्न ITR दाखिल करने के आंकड़ों के अनुसार 50 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय दिखाने वाले व्यक्तियों की संख्या 2023-24 में 9,39,000 से ज्यादा है, जबकि 2013-14 में ऐसे लोगों की संख्या 1,85,000 थी। साथ ही 50 लाख रुपए से अधिक आय वालों की आयकर देनदारी में भी बढ़त देखने को मिली है। 50 लाख रुपए से अधिक आय वालों की आयकर देनदारी 2014 में 2,52,000 करोड़ रुपए से
3.2 गुना बढ़कर 2024 में 9.62 लाख करोड़ रुपए हो गई है। माना जा रहा है कि कर चोरी और काले धन विरोधी कड़े कानूनों के कारण आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। इससे प्रत्यक्ष कर संग्रह भी बढ़ा है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। श्रीलंका में आज नई संसद के चुनाव के लिए संसदीय चुनाव हो रहे हैं। यह चुनाव राष्ट्रपति बनने के बाद अनुराकुमारा दिसानायके के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा माना जा रहा है। इसके लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। इसमें मतों के जरिए 196 प्रतिनिधियों और राष्ट्रीय सूची से 29 प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा ताकि नई संसद के लिए 225 प्रतिनिधियों का चयन किया जा सके। इसी के साथ न्यूज़ 10 में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।